एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, जो आपका एमपी बोर्ड में जारी की गई, एमपी बोर्ड के द्वारा आपके लिए एक प्रश्न बैंक जारी की गई है। कई स्कूलों में इसको आपकी बता दिया है, नहीं बताया है तो बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाएगी। एक तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है कि कोई प्रश्न बैंक जारी नहीं हुई है। बच्चों, एक बात विशेष ध्यान दो आप, कि आपको खुद को भी पता है जो त्रैमासिक का जो है उसमें यहाँ पर केवल और केवल 4 से 5 अध्याय ही आएंगे। ठीक है, और मैं आपको 100% वादा करता हूं कि इन्हीं में से ये जितने अध्याय हैं इन्हीं में से आपका पेपर बन के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर मैं टिक भी लगाता रहूंगा, पूरी प्रश्न बैंक को समझाऊंगा, और जिन क्वेश्चनों को ज्यादा टिक लगाऊं वो क्वेश्चनों को आप जरूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि वो ना केवल त्रैमासिक परीक्षा के लिए उपयोगी है बल्कि वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही बढ़िया से बेहतरीन से उपयोगी रहेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको बता दूं, मैं एमपी बोर्ड में लगभग 7 वर्षों से सैंपल पेपर, ठीक है, बच्चों को कोर्स, ये सारी चीजें बताता आया हूं। घबराने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन कहां से किस तरीके से टीचर बैठाते हैं, क्योंकि 7 साल का अनुभव कोई छोटा मोटा अनुभव नहीं होता है। ठीक है, जिन बच्चों को भरोसा है, विश्वास है, वो जरूर एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, और मैं खुद निशान लगाऊंगा जिसमें आप खुद समझ लोगे कि ये क्वेश्चन आने लायक है या नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए, उबलते हुए पानी से जलवाष्प बनना। पहले तो भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि नया पदार्थ नहीं बनेगा। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि नया पदार्थ नहीं बनेगा। और यदि हम सीधी सी एक और शब्द में बात करें कि यदि हम वापस रिटर्न चाहे तो वो रिटर्न पदार्थ वही का वही बन जाएगा। जैसे उबलते हुए पानी का जल वाष्प बनाएंगे, यदि उस जल वाष्प को किसी टैंकर में या कहीं ना कहीं अपन ने लेप के द्वारा करा तो वो वही ठंडी होगी तो वापस पानी बन जाएगी। बर्फ को पिघलाओगे जल बनेगा, जल को फिर से फ्रिज में धर दो बर्फ बन जाएगा। नमक को पानी में घोलोगे फिर उस पानी को उकालोगे तो वाष्प बन के पानी उड़ जाएगा, बाकी नमक वही का वही रह जाएगा। तो ये तीनों जो उदाहरण है ये है भौतिक परिवर्तन के। लेकिन एलपीजी का जो दहन है ये आपका है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और नए गुणधर्म के साथ बनता है। तो सबसे पहले इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में भी आ जाएगा कि भौतिक परिवर्तन के कोई 3 उदाहरण बताओ, 2 उदाहरण बताओ, तो ये सामने तुम्हारे। ठीक है, चलिए, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होगा, अवशोषण का मतलब होगा कि उसने भीतर सोख ली, और सोख ली को मतलब शोषी। ठीक है, और ऊष्मा का यदि उत्सर्जन होगा तो ऊष्मा का उत्सर्जन यदि आएगा, उत्सर्जन, तो वो कहलाएगी आपकी ऊष्मा छिपी। ठीक है, तो ये तो आपके एग्जाम में 2 नंबर में आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लोहे पे जंग लगना, जल्दी बोलो। भोजन का पकना, कागज का जलना, कि बर्फ का पिघलना, और बर्फ का पिघलना अपन ने ऊपर देखा भी कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहां से आपका जो चौथा क्वेश्चन है इसको आप जरूर ध्यान से दीजिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अभिकारक। फिर उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, मतलब रिएक्शन हो गई ना, बाद में जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पाद। ठीक है, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं। क्यों सड़ जाएंगे? क्योंकि भाई साहब उसमें विकृत गंधिता हो गई। विकृत गंधिता का मतलब है कि लंबे समय तक यदि कोई सी भी चीज अपन रखो तो वो अपना स्वाद और गंध बदल लेगी और धीरे धीरे सड़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है, Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड जो है इसका आपको एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करनी है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन अलग अलग हो गए। तो उपरोक्त दी गई जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है? ध्यान दो। तो ये जो अभिक्रिया ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है? ठीक है, एक तत्व ने दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर दिया। ठीक है, सोना और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? ध्यान देना है। ठीक है,
तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट के तहत आता है। सोना और प्लेटिनम को गलाने वाला अम्ल का नाम है एक्वा रेजिया की क्या है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है भाई साहब, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों का यदि 3:1 में मिश्रण करेंगे तो उसे कहते हैं एक्वा रेजिया। यहाँ से राइट आंसर एक्वा रेजिया आएगा। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है तो आकार में परिवर्तन। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में जलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जो अपन अपनी भाषा में बोलते हैं ना खड़ी चूना बोलते हैं, जो दीवार पर पोतते कि नहीं पोतते हैं, वो लाते हैं। तो वो ये वाला नहीं, वो पक्का बिना भुजा वाला, अपन को नहीं खड़ी दे खड़ी गुटला के गुटला वाली, तो वही उसको जब पानी में डालते नहीं तो वो वाष्प निकलती है उसमें से भाई साहब, तो वो अभिक्रिया कहलाती है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हो गया बच्चों, चलिए आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। यहां से देख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि मैग्नीशियम रिबन, ये रिबन नहीं रिबन है, बन रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमत्कार श्वेत लौ उत्पन्न होती है, यहाँ श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ चूर्ण रासायनिक रूप से क्या है, तो ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अभी तक तो नहीं आया लेकिन इस वर्ष के लिए आईएमपी हो सकता है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को हमेशा समीकरण में लिखते हैं, ध्यान देना है। समीकरण जैसे मैंने लिखा है ये H2 + O2 बना है H2O। ठीक है, संतुलित करने के लिए इसको क्या करेंगे, H 2 बार है, O 2 बार है, तो यहाँ से मैं 2 करने के लिए ये हो गया, तो ये 2 भी हो गया। तो ये इधर वाला जो होता ना, इसको कहते हैं अपन बच्चों बाएं तरफ। ठीक है, और उधर का कहलाता है आपका दाया तरफ। तो अभिकारक जो है वो हमेशा बाया तरफ लिखाया जाता है, इसको बाया कहते हैं, इधर को बाएं और उधर को कहते हैं दाएं। तो अभिकारक जो होते हैं वो इधर रहते हैं, उत्पाद इधर होते हैं। तो आप खुद बता दो कि अभिकारकों को कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे बाएं तरफ, और उत्पाद को दाएं। तो उत्पाद लिख दूं यहाँ पे मैं, क्योंकि उत्पाद किधर लिखाएगा, दाएं तरफ। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये तो जरूर ही करना है क्योंकि ये 2 नंबर में नहीं तो ओटी क्वेश्चन में जरूर आएगा ही आएगा। लोहे की वस्तुओं को बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। लोहे की वस्तु को अपन पेंट करेंगे तो इस अभिक्रिया को कहते हैं संक्षारण। ठीक है, हवा और नमी के संपर्क में, ठीक है, जो होती है धातुएं धीरे धीरे खराब होने लगती है, तो उसी को कहते हैं कीट पड़ना, कीट लगाने लगे, वही है ये। बस इतने के बाद में आपका 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इस पार्ट से। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये जो बेटा इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविकता बता रहा हूँ, वास्तविकता रियली बेटा, कोई जबरदस्ती बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, बातों को ध्यान रखना है मेरे बाबू। ठीक है, क्योंकि मुझे लगभग 7 साल हो गए हैं, रियली बता रहा हूँ बच्चों, रियली। ठीक है, मेरी ऑफलाइन कोचिंग भी है, जो बच्चों को वहाँ पे बताता हूँ वो अनुभव कहता है अलग ही। आपको पढ़ाया मैंने, इसमें आपको लग गया होगा अंदाज कि मैं 10th पढ़ाता होगा या नहीं। ठीक है, बाकी जिसको भरोसा नहीं है उसको तो मैं भाई साहब भरोसा दिला भी नहीं सकता। इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नोटिस करना है, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट रहता है एनुअल एग्जाम में कि इसमें से कभी कभी 2 नंबर के 2 अंक प्रश्न पूछे जाते हैं, और नाम में लिखिए कि 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अथवा सही 4 प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जिन पर मैं निशान लगा रहा हूँ वो जरूर करें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये दोनों मिलके एक आते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन और विद्युत विस्थापन की अभिक्रिया में क्या अंतर है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है, इन सबके जो सॉल्यूशन है मैं अपने ऐप पर डाल दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने चैनल पर पढ़ा रखा है, चैप्टर 1 नाम से है। चैप्टर 1 के में देखोगे तो सारे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे, एक भी। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें से भी खास खास चीज़ें जो बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा भी आ गई और वियोजन की परिभाषा भी आ गई। तो ये अलग अलग भी पूछ लेता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद में सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आलू वायु में जलाने से पूर्व, ये तो भाई साहब बिल्कुल। ठीक है, दैनिक जीवन में संचारण, दैनिक जीवन में संचारण से
रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, वैसे तो सारे ही सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से भी अपन कहोगे तो 5 क्वेश्चन और निकाल दूंगा ये एनुअल एग्जाम के समय पे। पर अभी त्रैमासिक में तो ऐसा है कि यार तुम्हारे सर ने मान के चलो मैंने लगाया और मार्ट सब ने यही दे दिया कि ये कौन सा, ये मैंने रेडॉक्स नहीं दिया। अब रेडॉक्स दे दिया, तुम कहोगे नहीं यार तुमने तो निशान लगा के बताया, तो बेटा त्रैमासिक में क्या तुम्हारे सर के ऊपर निर्भर रहेगा, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो सबके अलग अलग मर्जी रहती है। पर एनुअल जो एग्जाम रहता है ना, उसमें पूरे खास खास क्वेश्चन ही देते हैं, ठीक है। बाकी इस त्रैमासिक में भी इनमें से फंस जाएगा पूरे का पूरे। वो तो संतुलित अभिक्रिया, ये बिल्कुल याद करना है आपको। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के 3 उदाहरण ये जरूर याद करना, ये आ सकता है इस साल, ठीक है। विकृत गंधिता तो हो गई है। विकृत गंधिता, संचारण और विकृत गंधिता दोनों की परिभाषा जरूर आती है, संचारण और विकृत गंधिता दोनों की क्या आती है परिभाषा, बस, ठीक है। इसके बाद में ये लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में ये जरूर करना है, इसके बाद में ये जरूरत नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया भी ये करनी है। ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आएगी, ज़्यादा लंबा चौड़ा दिया उन्होंने, तो ये भाई साहब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी आपका तो ये हो गया ही है, इनमें से रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई है, ये वियोजन अभिक्रिया, बस बाकी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी करना है तैयारी, अच्छे से पढ़िए। यदि आप कहोगे तो सॉल्यूशन भी समझाने की कोशिश करूँगा, पर लेकिन बच्चों मुझे 11th भी पढ़ाना रहता है, ठीक है। ठीक है भैया, सुबह जो है यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो आगे का बना दूंगा, और भी ये मैं रात में शूट कर रहा हूँ, हो सकता है आप वीडियो दिन में देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चैप्टर हो गया, इसके बाद में मैं चैप्टर आपका जैव प्रक्रम वाला लूँगा, सब कुछ बताऊँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। यही चीज़ें इनमें से इम्पोर्टेंट जो वार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और आपके त्रैमासिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। त्रैमासिक में तो इसमें से ही पेपर बनेगा, लेकिन अपना जो उद्देश्य है वो क्या है, त्रैमासिक में तो टॉप करो ही करो, लेकिन साथ में वार्षिक के लिए जुड़ो। अभी तक आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, व्हाट्सएप पर आपने अपना नंबर मैसेज नहीं किया, तो मैसेज करिए, कुछ चीज़ें जो व्हाट्सएप पर लगेगी तो व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, और कुछ चीज़ें ऐप के अंतर्गत रहेगी, तो ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लेना है। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या प्ले लिस्ट सॉरी कमेंट पिन में पिन करवा दूंगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।